नमस्कार दोस्तों। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर का रिवीजन। तो अर्लियर हमने पढ़ चुके हैं कि जीएसटी चार्जिंग सेक्शन। तो जीएसटी चार्जिंग सेक्शन का सब सेक्शन 1 क्या बोलता था कि जीएसटी लगेगा इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पे ऑन वैल्यू डिटरमाइंड बाय सेक्शन 15 एंड उसमें भी अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन उसी चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि 5 प्रोडक्ट जो कि डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस पे जीएसटी कब से लगेगा, जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अब उसी सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो कि चार्जिंग सेक्शन है उसका ही सब सेक्शन 3 और 4 में गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि गुड्स एंड सर्विसेज को आप नोटिफाई कर सकते हो जिसपे जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम में लगेगा, जिसमें जीएसटी जो पे किया जाएगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू पे किया जाएगा। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं। नॉर्मली मैं जब किसी दुकानदार के पास जाता हूं, अगर शॉपकीपर के पास जाता हूं और मैं सामान खरीदता हूं 1000 रुपीज का, ठीक है, उस पर मैं मान लो 18% की रेट से जीएसटी देता हूं, तो मैं क्या करता हूं, पेमेंट करता हूं 1180 रुपीज का इंक्लूडिंग जीएसटी। तो शॉपकीपर क्या करता है 1000 तो अपने पास रख लेता है और 180 रुपीज किसको जब सबमिट करवा देता है, गवर्नमेंट को। ये तो होता है नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैं शॉपकीपर को 1000 रुपीज ही दूंगा। ये जो 180 रुपीज नॉर्मली किसकी लायबिलिटी थी, शॉपकीपर की लायबिलिटी थी गवर्नमेंट को पे करने की। तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई जो कि रेसिपिएंट है, जो कि खरीदने जा रहा है। तो जो खरीदने जा रहा है उसी को ही जीएसटी भी सबमिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, और उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो किसके ऊपर आ गई, जो रेसिपिएंट के ऊपर। तो नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो लायबल होता है टू कलेक्ट टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसमें रेसिपिएंट को क्या करना होता है, ये जो टैक्स का बर्डन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है एंड उसके रिलेटेड कोई भी कंप्लायंस एंड वगैरह है वो सारा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेसिपिएंट का। तो ये तो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई स्पेसिफिक गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, स्पेसिफाइड सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है कि भाई अगर ये गुड्स या ये सर्विसेज हैं तो उस केस में जो जीएसटी है वो आरसीएम बेसिस पे होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे होगा। तो अब उसमें गुड्स भी नोटिफाई कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, बट गुड्स जो नोटिफाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट के वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं जिसपे जो जीएसटी जो पे होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू पे होगा। अब ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये अराउंड 20 सर्विसेज हैं जो अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स पे होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अपन ट्राई करेंगे कि एकदम दिमाग में घुसा दें। अब देखो फर्स्ट सर्विसेज है सर्विसेज बाय गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है अगर उसने कोई सर्विसेज दी है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर उस एजेंसी ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर ले या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रहे। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं तब तो कौन टैक्स पे करेगा, जीटीए ही पे करेगा इन दी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर वो ऑप्ट नहीं करते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, देन अगर उन्होंने सप्लाई करी है सर्विसेज किसको, फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एओपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनमें से किसी को भी अगर जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है और उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है तो इसमें जो लायबिलिटी आएगी वो आरसीएम में इन लोगों पे आएगी, आरसीएम में इन लोगों पे लायबिलिटी आएगी। तो अब बोलेंगे कि ये बचा क्या, हमने सब कुछ तो कवर कर लिया। तो ऐसा है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल अगर कस्टमर है उसको अगर कोई जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो वो यहां पे कवर नहीं हुआ, तो उसमें क्या एफसीएम में पे करना पड़ेगा, नहीं, उसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया। हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन 8 लोगों के अलावा अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कराई है जीटीए ने तो वो एग्जेम्प्ट ही कर दी गई है जीएसटी से। और अगर इनको प्रोवाइड करा रही है तो जीटीए को देखना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में जा रहा है तो जीटीए को पे करना पड़ेगा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा रहे हैं तो इन 8 लोगों को पे करना पड़ेगा जीएसटी ऑन द आरसीएम बेसिस। अब अगर यही जीटीए सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब अगर इन 3 लोगों को प्रोवाइड करता है और ये तीनों ने रजिस्ट्रेशन पता है क्यों लिया है, ओनली फॉर टीडीएस पर्पस, इनको
रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं थी, बट इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। हम आगे जाके टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट एंटिटी होती है या गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर इन्होंने सिर्फ उसके कारण रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, तो यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन में कवर हो गए। तो ऐसे केस में अगर बोला कि अगर जीटीए ने इन 3 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करी है जो कि सिर्फ टीडीएस काटने के पर्पज से रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो आप क्या बोलते हो कि इसमें एफसीएम लगना चाहिए? नहीं, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी में। अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है। मतलब अगर जीटीए ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई, तो ऐसे में उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है वो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अब जीटीए से अपन ने बात करी थी कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी ऑप्ट कर सकता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी ऑप्ट करता है। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो इसमें जो टैक्स रेट रहेगी वो 5% रहेगी हमेशा, ठीक है। और अगर वो ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में जीटीए के पास ऑप्शन है कि या तो वो 12% टैक्स पे करे या फिर 5% टैक्स पे करे। तो आप बोलोगे यार हमेशा 5% ही पे करेगा, पर ध्यान रखिएगा अगर उसने 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया तो उसमें उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसे 12% जो टैक्स रेट पे करेगा, माफी चाहूंगा, 12% अगर उसने टैक्स रेट पे किया तो ऐसे केस में उसे आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर 5% उसने टैक्स रेट ऑप्ट किया तो ऐसे में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो अगर 5% का ऑप्शन ऑप्ट करता है जीटीए तो ऐसे केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर वो 12% का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड, लीगल सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट। अगर कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं किसके द्वारा? इंडिविजुअल एडवोकेट के द्वारा, सीनियर एडवोकेट के द्वारा या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा। किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को। कोई भी अगर बिजनेस एंटिटी है, अगर उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं तो वो आरसीएम में चार्जेबल होगी, उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा इन दी आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे ही अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है बिजनेस एंटिटी को, उसके लिए अगर पैसा चार्ज किया तो उस पर आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ। तो लीगल सर्विसेज के लिए कौन? बिजनेस एंटिटी ही लायबल होगा आरसीएम में। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को जैसे मान लो टाटा आईपीएल, ठीक है, अब टाटा ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप करी, तो जो आईपीएल है, ये जो बीसीसीआई ने सर्विसेज किसको दी? स्पॉन्सरशिप की टाटा को, क्योंकि यहां पे टाटा पैसा पे करेगा बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के लिए। मतलब टाटा ने बीसीसीआई को पैसा पे किया कि यार आप इतने करोड़ रुपए ले लो और मेरा नाम वहां पे दिखना चाहिए, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको दी? टाटा को। अगर टाटा ने जो रिसीव करी है सर्विसेज, वही लायबल होगा आरसीएम में लायबिलिटी पे करने के लिए। बट किस केस में? अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी गई है बाय एनी पर्सन, किसी ने भी प्रोवाइड कराई हो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को अगर ये स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं, तो इन दैट केस वो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट ही लायबल होगी पे टैक्स करने के लिए इन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर पार्टनरशिप या बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी को सर्विस प्रोवाइड कराई है, इंडिविजुअल हो गया, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट है तो इस केस में आरसीएम में टैक्सेबल होगी। देन फिफ्थ सर्विसेज, अगर सर्विसेज सप्लाई करी है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने टू एनी बिजनेस एंटिटी। मतलब अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं तो उस पर क्या लगेगा? आरसीएम। बट कुछ 4 सर्विसेज दे दी जिसपे आरसीएम नहीं लगेगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप रेलवे में जाते हो, रेलवे की टिकट कटाते हो, ठीक है, आप एसी की अगर टिकट लेते हो तो उसमें क्या कभी जीएसटी आपको सीधा डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है क्या? तो आपकी टिकट में जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे केस में उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी है क्योंकि यहाँ पे इसको एग्जेम्प्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की अगर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दे रही है तो ऐसे केस में जीएसटी कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे ही 3 और चीजें हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल इंडियन पोस्ट अगर कोई भी सर्विसेज देता है उस पर अगर कोई जीएसटी है तो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही पे करेगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ऐसे ही कुछ एयरक्राफ्ट या वेसल है, कोई जहाज या फिर कोई शिप है, उसके रिलेटेड कोई भी सर्विसेज दी गई हैं, सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट और वेसल दी गई हैं, किसके द्वारा? सीजीएसजीएलए द्वारा। तो भाई इस केस में कौन पे करेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ही पे करेगी। अब इन 4 सर्विसेज के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज
बिजनेस एंटिटी को दी है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने, इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल होगा और किसको पे करना पड़ेगा, उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पे ये एक्सक्लूड तो कर दिया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट एंट्री में बोला कि अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है किसको, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर गवर्नमेंट ने रेंट पे दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऐसे केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो 3 सर्विसेज कौन सी, पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एंड सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, अगर ये 3 सर्विसेज हैं तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बाकी में ये 3 सर्विसेज हैं तो इसमें एफसीएम एप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। इन 3 के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज है तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बिजनेस एंटिटी और रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा टैक्स। फिर अगर कोई आप जमीन देते हो, मान लो आपके पास एक एरिया था, ठीक है, एक एरिया था, आपके पास एक बिल्डर आया, बिल्डर ने बोला कि यार यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना देता हूं, आप मेरे को इस एरिया के राइट दे दो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ऐसे को बोलते हैं ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है, ट्रांसफर डेवलपमेंट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई स्पेस आप ट्रांसफर कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू प्रमोटर, तो ऐसे केस में लायबिलिटी कौन पे करेगा आरसीएम के अंडर, बिल्डर पे करेगा, क्योंकि आपने सर्विसेज दी हैं, क्या आपने वो बिल्डिंग, आपने वो जगह उस प्रमोटर को दे दी, ठीक है, कि डेवलप करने के लिए। ऐसा ही अगर आपने कोई लैंड है, आपने अगर 30 साल से ज्यादा के लिए लीज पे दी है किसी बिल्डर या प्रमोटर को, तो ऐसे में लायबिलिटी कौन पे करेगा, प्रमोटर पे करेगा इन दी आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फिर कोई डायरेक्टर है, किसी डायरेक्टर ने कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विसेज दी है, डायरेक्टर ने अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दी है तो ऐसी सर्विसेज पे जीएसटी कौन पे करेगा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर अब ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो उसने अगर किसी इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विसेज दी है, ठीक है, लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट होना चाहिए, लाइसेंस्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस बिजनेस को कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर लायबिलिटी कौन पे करेगा आरसीएम में, इंश्योरेंस बिजनेस। अगर कोई रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट बोल रहा हूं, अब रिकवरी एजेंट ने किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, कोई बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एनबीएफसी भी हो सकती है, अगर तीनों में से किसी को भी अगर रिकवरी एजेंट ने अपनी सर्विसेज दी है तो टैक्स कौन पे करेगा, रिस्पेक्टिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इन आरसीएम। अब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, ये बैंकों के ये ना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं जो कि ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है और वहां से खाते वाते खुलवाते हैं लोगों के जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनको बोलते हैं इंडिविजुअल डीएसए। तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल डीएसए है जिसने बैंक या एनबीएफसी को कोई सर्विसेज दी है तो उस केस में क्या लगेगा, आरसीएम। अब ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल डीएसए के केस में यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर यही इंडिविजुअल डीएसए सर्विसेज देता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या कवर है, बैंक और एनबीएफसी। ऐसे ही अगर बिजनेस फैसिलिटेटर किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देता है तो वो किस में चार्जेबल होंगी, आरसीएम में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग कंपनी है, अगर यही बिजनेस फैसिलिटेटर किसी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देगा तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कवर है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज किसको देगा, बैंकिंग कंपनी को, तो उसमें क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर की हमने बात कर ली, ऐसा ही अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट है, और बिजनेस कोरस्पोंडेंट के भी आगे एजेंट होते हैं, अगर जो बिजनेस कोरस्पोंडेंट का एजेंट है अगर उस एजेंट ने बिजनेस कोरस्पोंडेंट को कोई सर्विसेज दी है तो उस पे आरसीएम लगेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, बिजनेस कोरस्पोंडेंट ने अगर किसी बैंक वगैरह को सर्विसेज दी है तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, हम बोल रहे हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट के भी आगे एजेंट होते हैं, तो उन एजेंट ने अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को कोई सर्विसेज दी है तो उस पे आरसीएम लगेगा। और अगर बिजनेस फैसिलिटेटर की बात करें तो बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंक को सर्विसेज देगा तो उस पे आरसीएम लगेगा। तो ये 4-5 एंट्रीज कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि सब बैंक से रिलेटेड है, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी होती है, अगर आरबीआई की एक ओवरसीइंग कमेटी होती है, अगर इसके द्वारा कोई सर्विसेज दी जाती है आरबीआई को तो उस पर भी आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आएगी जो कि आरबीआई करेगा। उसके बाद कोई कंपोजर या फोटोग्राफर है, कोई म्यूजिक कंपोजर है, कोई फोटोग्राफर है या कोई आर्टिस्ट है या कोई ऑथर है, अगर ये अपने कॉपीराइट्स ट्रांसफर कर देते हैं किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या पब्लिशर को, मतलब कोई ऑथर है, कोई आर्टिस्ट है, कंपोजर है, फोटोग्राफर है, वो अपने कॉपीराइट्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसको ट्रांसफर कर देते हैं, किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और पब्लिशर को, और उसके बदले में अगर कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, वो रिस्पेक्टिव म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर, किस बेसिस पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो पे करेगा। हावेवर यहाँ पे जो ऑथर होता है ना, जो बुक लिखने वाला होता है, उसको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर ऑथर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है। ऑथर हैज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बट उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, देन उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे एफसीएम वाला ऑप्शन चाहिए, और जिस दिन उसने एफसीएम वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो उसके नेक्स्ट 1 साल तक वो एफसीएम में ही रहेगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकता ऑप्शन। तो नॉर्मली क्या हुआ, अगर कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और ऑथर वगैरह ने अपने कॉपीराइट ट्रांसफर किए तो यहां पे चार्जेबल क्या होगा, आरसीएम बेसिस पे। बट ऑथर के पास एक ऑप्शन है कि वो टैक्स पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अब उसके लिए उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना है, और जिस दिन से वो ऑप्ट करेगा उसके 1 साल तक वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकता, और उसे जो भी इनवॉइस रेज करेगा ऑथर उसमें दिखाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आई हैव ऑप्टेड फॉर दी एफसीएम, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा इनवॉइस पे। ठीक है, ये अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो है सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर कोई बंदा सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करता है, आपने देखा होगा जो ये गार्ड्स वगैरह लगे होते हैं, इनकी एक सर्विसेज कंपनी होती है जो ये जो गार्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, देखो अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई ऐसी कोई सिक्योरिटी सर्विसेज, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही नॉर्मली टैक्स पे होगा। बट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है टू रजिस्टर्ड पर्सन को, तभी इसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और सर्विस रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर इनमें से थोड़ा सा वेरिएशन होता है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर पर्सन प्रोवाइड कराने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीव करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जो ये सिक्योरिटी सर्विसेज है जो कि बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे होगा, और कौन पे करेगा, दैट रजिस्टर्ड पर्सन। हावेवर अगर प्रोवाइड किसको की जाती है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई है, गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज को, या फिर कॉम्पोजिशन वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपने सर्विसेज किसको प्रोवाइड कराई है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को, या फिर कॉम्पोजिशन वाले रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराई है, तो इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। कौन से 2 एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज को, या फिर कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन को। उसके बाद बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आपने मोटर व्हीकल रेंट पे दी है, अगर किसी ने मोटर व्हीकल रेंट पे दी है, कौन सी मोटर व्हीकल, पैसेंजर को कैरी करने वाली मोटर व्हीकल, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। अपन जब नॉर्मली जब गाड़ी किराए पे लेते तो अपन बोलते हैं ना कि यार 8 रुपए किलोमीटर, 10 रुपए किलोमीटर। अब उसमें सारा खर्चा किसका होता है, जो जिससे अपन ने गाड़ी हायर करी है, तो वो पेट्रोल भी वो खुद ही भरवाएगा। अपने को तो मान लो अपन ने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 500 को अपनी रेट से इंटू करके अपने को तो उतना पैसा देना है, ठीक है। अब उसके बाद पेट्रोल का खर्चा, सब खर्चा किसका, सर्विस प्रोवाइडर का। अगर ऐसा कुछ केस है, मतलब आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, अलोंग विद जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी सब खर्चा है वो उसमें रहता है, इंक्लूड है कंसिडरेशन में। तो अगर किसने प्रोवाइड है, बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड कराई है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड कराई है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्सेबल होगा। अगर किसने प्रोवाइड कराई है, बॉडी कॉर्पोरेट ने, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल होगा। अगर प्रोवाइड कराई है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी बंदे ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म थी, इंडिविजुअल था, तो ऐसे केस में अगर उसने प्रोवाइड कराई है टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या होगा, एफसीएम रहेगा अगर उसने 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया, और अगर ऑप्टेड फॉर 5% देन आरसीएम। तो क्या हुआ, अगर प्रोवाइडेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट है देन ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर प्रोवाइड कराया है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने, और किसको प्रोवाइड कराया है, टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाए, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा तो रेट क्या लगेगा, 12%, और अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा तो रेट क्या लगेगा, 5%। प्रोवाइडेड टू अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी को प्रोवाइड कराई है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। तो मतलब अब मैटर नहीं करता कि प्रोवाइड किसने कराई है, अगर प्रोवाइड कराई है टू अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर प्रोवाइड कराई है किसने, बॉडी कॉर्पोरेट ने, फिर चाहे किसी को प्रोवाइड कराई हो, क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कराई है तो उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रेट लगेगी 12% और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेट लगेगी 5%। उसके बाद सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस टू सिक्योरिटी बोर, अपन ने एक स्पेशल केस पढ़ा था सप्लाई अंडर जीएसटी में कि सिक्योरिटीज को रेंट पे दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में जो सिक्योरिटी को रेंट पे दे रहा है, जिसको दे रहा है वो क्या करेगा, लैंडिंग फीस पे करेगा। तो जो रेसिपिएंट है ना, सिक्योरिटी जो रेंट पे ले रहा है, वही इसका जीएसटी डिस्चार्ज करेगा इन दी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज है उसके बदले में जो लैंडिंग फीस मिलती है उस पर जो जीएसटी है वो किस में होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। फिर अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया गया है टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसको रेंट पे दिया है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऑलवेज उसका जो टैक्स होगा वो आरसीएम में पे होगा। कौन पे करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। बट अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को पे किया होता तो अपन देखते, तो अपन क्या होता, वो एग्जेम्प्ट होता। और अगर वो भी बिजनेस पर्पज के लिए होता बट अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को होता तो ऑब्वियसली वहां पे क्या पे करना पड़ता, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ता। बट इतना ध्यान रखिएगा, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन उस पर टैक्स पे करेगा। तो ये सारी सर्विसेज थी जो अपने सीजीएसटी वगैरह में सब में कवर हो जाती है, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल होगी। अब कुछ सर्विसेज हैं जो कि स्पेसिफिकली आईजीएसटी एक्ट में कवर होती हैं और उस पर आरसीएम लगेगा। कौन कौन सी है, कोई पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जैसे टू एनी अदर पर्सन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। देखो जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये आउट ऑफ इंडिया सिचुएटेड है मान लो, ठीक है, और इसने अगर कोई सर्विसेज दी, ठीक है, किसको, इंडिया वालों को, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट और एक हो सकता है टैक्सेबल, ठीक है। तो इसने बोला नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है, जैसे मुझे ले लो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, तो क्या नेटफ्लिक्स देख रहा हूं उस पर टैक्स पे करने के लिए क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, नहीं, तो मैं रजिस्ट्रेशन तो नहीं लूंगा, आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो या तो रजिस्ट्रेशन ले लेता है या फिर जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है। तो अब मैं एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए नॉर्मल जो अपन लोग हैं, अपने को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है ना, अपन को बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है और नॉर्मल पर्सन है और उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, वो लायबल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल। और ऑनलाइन अपन कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब मैंने नेटफ्लिक्स से ऑनलाइन मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया 1 महीने का, अब उस पर अगर कोई जीएसटी बन रहा है तो उसमें अगर उसने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को प्रोवाइड कराया है तब तो उसे पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि मैं थोड़ी टैक्स पे करता फिरूंगा सब्सक्रिप्शन पे। अगर मेरे अलावा, मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है, कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज, ओइडार सर्विसेज, किसके द्वारा, बाय नॉन टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई बंदा है जो इंडिया में नहीं है, बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। जो यहाँ पे जो टैक्सेबल पर्सन है उसको उसका डिस्चार्ज करना पड़ेगा जीएसटी इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि मैं बाहर वाले को जाके कहां पकड़ूंगा, मैं जाके नेटफ्लिक्स को कहां पकड़ूंगा। इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे जो बंदा रजिस्टर्ड है उसको ही बोलता हूं कि तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया से बाहर है, मान लो इंडिया के बाहर की जो शिपिंग कंपनी है, मान लो ऑस्ट्रेलिया की शिपिंग कंपनी है, अगर मैंने कोई माल इंपोर्ट किया, मैंने माल इंपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से माल इंपोर्ट किया मैंने इंडिया में, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया की एक शिपिंग कंपनी थी एबी लिमिटेड करके, ठीक है, मैंने उससे सर्विसेज ली वहां से ऑस्ट्रेलिया से माल इंडिया तक लाने की, ठीक है। तो कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, और उसकी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो ऐसे केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। किसको पे करना पड़ेगा, इंपोर्टर को, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको उसमें आरसीएम में पे करना पड़ेगा उसका टैक्स लायबिलिटी। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अपन ने सारी एंट्रीज कवर कर ली। हाउएवर इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो एंट्रीज आएंगी या क्वेश्चंस में जो आएंगे तो उसमें कैसे टैकल करना है तो उसमें बता देता हूं। देखो, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हुआ है थ्रू रोड, तो ऐसे में रेसिपिएंट कौन होगा, जिसने फ्रेट पे करने के लिए लायबल है। तो जीटीए से अगर कोई सर्विसेज ली है उसको पैसा कौन दे रहा है, वही उसी बंदे को हम क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट,
ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारी इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज आ जाती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट हुई हैं, जिनका सेपरेट अपना अस्तित्व है। तो ऐसे में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी इंडिया से बाहर बनी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, बट इसमें रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई रजिस्टर्ड है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। और जहां पे भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे वहां पे एलएलपी भी बात करेंगे। पार्टनरशिप फर्म हम बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म विल बी रीड एज अ एलएलपी एज वेल, ठीक है। अगर डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन दी है तो अगर डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन दी है, अगर उस पे जो टीडीएस पे हो रहा है वो 192 के अंडर पे हो रहा है, 192 मतलब सैलरी का, तो सैलरी तो हमने क्या बोला था शेड्यूल 3 में कि ये नेगेटिव लिस्ट में आता है, तो सैलरी तो क्या हो जाएगी शेड्यूल 3 में नोट अ सप्लाई। बट अगर उस पर टीडीएस कट रहा है अदर देन 192 मतलब प्रोफेशनल फीस वगैरह, तो ऐसे केस में सप्लाई होगी और उस पर टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी अंडर आरसीएम। आरसीएम की हमने एंट्री में पढ़ा था कि डायरेक्टर के द्वारा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है कंपनी को, तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम में कंपनी पे करेगी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट, ये तो था अपने आरसीएम पढ़ा, आरसीएम होता क्या और कौन कौन सी एंट्रीज नोटिफाइड हैं जहां पे आरसीएम लगेगा। अब अपन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ओन कर रहा है या मैनेज कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है, एनी पर्सन ओनिंग, मैनेजिंग और ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अमेजोन ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब अमेजोन वाला जो प्लेटफॉर्म है वो किसका है? अमेजोन का ही है ना। अब उस पर गुड्स वगैरह कोई भी बेच सकता है, गुड्स सर्विसेज सेल कर सकता है कोई भी बंदा। तो अगर ऐसा कोई भी बंदा है जिसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसके ऊपर कोई भी गुड्स और सर्विसेज का सेल किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, या ऐसे मीशो हो गया, ऐसे कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कोई ओन मैनेज और ऑपरेट कर रहा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब गवर्नमेंट इसमें नोटिफाई कर सकती है ऐसे सर्विसेज को जिसपे जो टैक्स जो पे करेगा ना वो ईसीओ पे करेगा। अब ट्रांजेक्शन समझाता हूं होता कैसे। अभी मान लो उबर है, मैंने उबर से कैब बुक करी, ठीक है। तो सारी कैब क्या उबर की है? क्या उबर की नहीं है। कैब तो कोई थर्ड पर्सन चलाता है। मान लो मिस्टर एक्स चलाता है, एक कैब चलाता है, ठीक है। वो लेके आ गया गाड़ी, उसने मेरे को सर्विसेज दी, ट्रांसपोर्ट किया, उसका मेरे से चार्ज किया मान लो 500 रुपीज। अब मैंने बुक किसके थ्रू करी थी? उबर के थ्रू। और उबर ने उस टैक्सी वाले को बोला कि जाओ उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दो, उसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी। तो उबर को प्लेटफॉर्म को मैनेज कौन कर रहा है? उबर वाली कंपनी मैनेज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो अब जो मैंने इस बंदे को जो 500 रुपए दिए टैक्सी के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो इस पे टैक्स कौन पे करता था? नॉर्मली होना क्या चाहिए? मेरे को सर्विसेज किसने दी है? मिस्टर एक्स ने दी है। तो आइडियली टैक्स किसको पे करना चाहिए? मिस्टर एक्स को। बट यहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है कुछ सर्विसेज जहां पे टैक्स ये वाले बंदा मिस्टर एक्स पे नहीं करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ता है रादर देन जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है? बता देता हूं। उसमें नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी है? एक तो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ओला, उबर, रैपिडो वगैरह जो ये सर्विसेज देते हैं ना, जिसमें रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओमनी बस हो गया, अदर मोटर व्हीकल हो गए। तो कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विसेज दे रहा है जैसे ओला, उबर, रैपिडो, तो ऐसे केस में जो टैक्स कौन पे करेगा? ओला, उबर, रैपिडो पे करेंगे, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, ना कि जो आपके पास गाड़ी लेके आ रहा है, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी का ओनर है, वो नहीं टैक्स पे करेगा। टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेकंड सर्विसेज कौन सी नोटिफाई की हुई है? अकोमोडेशन सर्विसेज। अब मान लो मेक माई ट्रिप हो गया, गोइबो हो गया, या फिर ये ओयो हो गया, एयरबीएनबी हो गया। अब इन्होंने क्या ओयो प्लेटफॉर्म बना रखा है, एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस पे जो होटल्स हैं उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है, तो मैं वहां से बुक कर सकता हूं और अपनी अकोमोडेशन सर्विसेज ले सकता हूं। तो मैंने अकोमोडेशन सर्विसेज ली किससे है? वो होटल से। बट यहां पे टैक्स किसको पे करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। तो ऐसी कोई भी अकोमोडेशन सर्विसेज अगर मैंने ली है, तो जैसे मान लो कि ओयो, एयरबीएनबी इज अ गुड एग्जांपल, तो टैक्स कौन पे करेगा? ओयो और एयरबीएनबी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। बट अगर जो होटल से मैं सर्विसेज ले रहा हूं, अगर वो होटल ही लाइबल टू रजिस्टर है, मान लो उस होटल का टर्नओवर उस सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाता है जितने पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो अगर आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मान लो उस
रेस्टोरेंट का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया, अब उसको रजिस्ट्रेशन तो करवाना है। ऐसे केस में अगर वो लायबल टू रजिस्टर है तो तब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे लायबिलिटी नहीं आएगी, उस केस में वो होटल ही उस लायबिलिटी का डिस्चार्ज करेगा। हावेवर अगर वो होटल इतना बड़ा नहीं है कि वो टैक्सेबल पर्सन हो या फिर रजिस्टर करना पड़े उसे, तो ऐसे केस में कौन टैक्स पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उस सर्विसेज पे। ठीक है। थर्ड सर्विसेज हाउस कीपिंग सर्विसेज। अब अर्बन क्लैब के थ्रू अपन मंगवाते हैं कि भाई कोई कारपेंटर की सर्विसेज हो गई, या फिर कोई अपना सफाई की सर्विसेज हो गई, या फिर मसाज की सर्विसेज हो गई, ऐसी कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, हाउस कीपिंग सर्विसेज वगैरह, प्लम्बिंग, कारपेटिंग एटसेट्रा, तो ऐसी कोई सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, मान लो अर्बन क्लैब, ठीक है, तो अगर ऐसे केस में जो कारपेंटिंग वगैरह या प्लम्बिंग वगैरह करने आ रहा है बंदा, वो टैक्स पे नहीं करेगा। टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसके थ्रू मैंने वो सर्विसेज बुक करी हैं। ठीक है। फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है थ्रू ईसीओ, लाइक जोमेटो और स्विगी, जोमेटो स्विगी पे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड होते हैं, मैं ऑर्डर कर सकता हूं, फूड मंगा सकता हूं, तो ऐसे केस में जीएसटी कौन पे करेगा? जोमेटो और स्विगी, ना कि रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट। ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन दे दिया, अगर सप्लाइड फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रीमाइस है तो ऐसे केस में वो लोग ही पे करेंगे, ईसीओ पे नहीं करेगा। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होता है? तो इन्होंने बोला कि ऐसे होटल जहां पे अकोमोडेशन का पैसा 7500 से ज्यादा लगता है पर डे, मतलब आप मान लो ताज हो गया या कोई ट्राइडेंट, मतलब 5 स्टार होटल्स या कोई भी होटल हो जिसका रूम रेंट 7500 से ज्यादा है, मतलब बड़े होटल्स हैं, तो ऐसे केस में जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा? वो होटल्स ही पे करेंगे। भले ही मैंने वहां से फूड मंगवाया हो, अगर मान लो मैं ताज से फूड ऑर्डर करता हूं और ताज का रूम रेंटल 7500 से ऊपर है, तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? ताज पे करेगा। बट अगर मैंने कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट से फूड मंगवाया जोमेटो के थ्रू, तो उस केस में वो रेस्टोरेंट को पे करने की जरूरत नहीं है, जोमेटो और स्विगी उस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 4 सर्विसेज हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज और रेस्टोरेंट सर्विसेज। इन चारों में से जो अकोमोडेशन सर्विसेज है, ऐसे केस में अगर जो होटल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर होने के लिए लायबल हैं, तो ऐसे में वही लोग पे करेंगे टैक्स इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर वो लायबल नहीं है रजिस्टर होने के लिए, इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। बट बाकी 3 सर्विसेज जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, हाउस कीपिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज में हमेशा कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बट रेस्टोरेंट सर्विसेज में एक स्पेसिफाइड प्रीमाइस वाला एक्सेप्शन है, तो ऐसे केस में कौन पे करेगा? वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस वाला बंदा पे करेगा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर ईसीओ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो अगर इंडिया में ही लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में ही लोकेटेड है, तो वो ईसीओ ही पे करने के लिए लायबल है टैक्स। अगर वो इंडियन टेरिटरीज में नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरीज में नहीं है, तो उसको अपना एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करता है ईसीओ को। अगर वो भी नहीं है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मतलब अल्टीमेटली टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? ईसीओ को पे करना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में है तो वेल एंड गुड वो पे करेगा, अगर वो इंडिया में नहीं है तो उसको जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया में बंदा, वो उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। और अगर वो भी नहीं है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा बंदा टैक्स वगैरह पे करने के लिए ईसीओ के नाम पे। हाँ, अगर इन नोटिफाइड सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज है जो ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है, इन 4 सर्विसेज को छोड़ के, इन दैट केस टैक्स कौन पे करेगा? जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है सप्लायर, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और ऐसे केस में टीसीएस भी कलेक्ट करना होता है ईसीओ को, वो हम टीसीएस टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर्विसेज प्रोवाइड कराई है थ्रू ईसीओ। मान लो मैं एक रेस्टोरेंट वाला हूं और मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई ईसीओ के थ्रू। अब मेरा टर्नओवर है, मैंने नॉर्मली मेरा टर्नओवर कितना है? 15 लाख। अब मैंने कुछ सर्विसेज 10 लाख रुपए की सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड करा दी? ईसीओ के थ्रू। ठीक है। तो मेरा टर्नओवर कितना होगा? तो इस पे तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। और इस पे कौन पे करेगा? खुद रेस्टोरेंट वाला। तो मेरा टर्नओवर 15 लाख है, 25 लाख है। तो बोल दिया अगर आपने कोई सर्विसेज ईसीओ के थ्रू भी दी हैं और भले ही उस पे ईसीओ टैक्स पे कर रहा है, इन दैट केस भी वो आपके टर्नओवर में तो इंक्लूड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेचा तो आप नहीं है, वो तो टैक्स का बर्डन आपसे शिफ्ट करके किस पे कर दिया? ईसीओ पे कर दिया। अब ईसीओ को कलेक्ट करके पे करना है टैक्स का बर्डन, बट अल्टीमेटली टर्नओवर तो जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसी का ही है। तो ये टर्नओवर किसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा? सप्लायर के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ना कि ईसीओ के टर्नओवर में। चलिए, तो ये वाली तो बात हो गई। तो अब कुछ स्पेशल टैक्सेबिलिटी है जो गैम्बलिंग सर्विसेज, कैसीनोज, रेस क्लब और आईपीएल एटसेट्रा होते हैं। तो इस केस में अगर कोई बुक मेकर या टोटलाइजर मतलब कोई गैम्बलिंग वगैरह हो रही है तो उस पर जो रेट लगेगा वो 28% से लगेगा, 28% की रेट से टैक्स लगेगा। चलिए, तो अभी अपन ने बात करी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की,
और अब अपन ने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। तो अभी अपन बात करेंगे कंपोजिशन लेवी की। सबसे पहले समझेंगे कंपोजिशन लेवी होता क्या है और क्यों आया। ठीक है, अब कंपोजिशन लेवी क्या होता है। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में ना, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। अब छोटे छोटे दुकानदार, अगर आप नॉर्मल छोटे छोटे शहरों में दुकानदारों को भी देखोगे तो टर्नओवर उनका 50 लाख 1 करोड़ तक निकल जाता है, 50 लाख 1 करोड़ तक। अब अगर देखोगे तो अपना रजिस्ट्रेशन में अगर आपका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब 20 लाख से ऊपर टर्नओवर चला गया, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी की सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी। बट जो ये छोटे दुकानदार हैं जिनके 50 लाख 1 करोड़ तक के टर्नओवर हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम थी। इनके टर्नओवर तो 50 लाख 1 करोड़ है, बट इसमें मान लो इनका मार्जिन है 10%, तो इनको बचा कितना, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में से भी जीएसटी के इतने सारे कंप्लायंसेस करना, तो कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे तो खर्चा भी होगा, कंसल्टेंट को पैसा देना पड़ेगा, रिटर्नें फाइल करनी पड़ेंगी, सब कुछ खर्चा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि यार आपके लिए इजी कर देते हैं। तो मतलब जिनके लिए रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया तो निकल गया, मतलब 20 लाख से ऊपर तो टर्नओवर हो गया, बट आप एक सर्टेन लिमिट तक अगर आपका टर्नओवर है, मतलब आप मीडियम लेवल के अगर दुकानदार हो, तो आपके लिए बोल दिया कि ठीक है, आपको पूरी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है जीएसटी की। आप ऐसा करो, आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर लो, यहाँ पे आपके लिए चीजें हम आसान कर देंगे, आपको कंप्लायंस बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब अपन देखते हैं कैसे ईजी हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे तो ये जो कंपोजिशन लेवी स्कीम है ना, ये वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। आप पे वॉलंटरी, आप करना चाहो ऑप्ट तो कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, अब कंपोजिशन स्कीम है वो सेक्शन 10(1) 10(2) में क्या बोलता है कि फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स की या फिर सर्विसेज में कौन सी, रेस्टोरेंट सर्विसेज की, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं हुआ है तो आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। बट ये 1.5 करोड़ 75 लाख हो जाएगा इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, कब, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके पिछले साल में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं था, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो अगर आगे जाके देखेंगे पूरे के पूरे 11 स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, उनमें से कुछ 8 स्टेट हैं जिनमें 75 लाख का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा ही अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज को तो कवर कर लिया। तो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज भी कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज भी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप भी कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में आपके लिए थ्रेशोल्ड क्या है, 1.5 करोड़ एंड 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और इन केस ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो उस केस में आपके लिए थ्रेशोल्ड क्या है, 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। अब कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिनके लिए 75 लाख की टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल है, तो मैंने याद करने का तरीका बताया था। टोटल 11 स्टेट थे, टोटल 11 में से 8 स्टेट थे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे और 3 थे जो पहाड़ी इलाके थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से थे, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। तो ये सब में से असम को छोड़ के बाकी जो 7 राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न है, उन पे क्या टर्नओवर लिमिट रहेगी, 75 लाख। और हमारे जो 3 पहाड़ी इलाके थे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, तो इसमें से उत्तराखंड पे तो लिमिट क्या रहेगी, 75 लाख। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल है उस पे एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट क्या है, 1.5 करोड़। तो इन शॉर्ट असम, जम्मू कश्मीर एंड जो अपना असम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, उस केस में तो क्या रहेगा, टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ रहेगा। बाकी जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय और उत्तराखंड, इन केसेस में क्या लगेगा, 75 लाख का टर्नओवर लिमिट रहेगा। अब हमने बात करी थी कि टर्नओवर 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, बट उस टर्नओवर में क्या क्या शामिल करना है वो अपने को देखना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन यहां पे बताई गई है कि ऑल इंडिया बेसिस पे अगर मान लो एक्स लिमिटेड है, उसके बिजनेस हैं, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, एक हरियाणा में है, सबके जीएसटीएन तो अलग अलग होंगे, जीएसटीएन तो अलग अलग होंगे, बट जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको प्लस कर देंगे। इनका जितना भी टर्नओवर है ये तीनों को
प्लस कर देंगे। तो मतलब जितना भी आपके जो भी बिजनेस प्लेसेस हैं ऑल इंडिया बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना है वो हम देखेंगे। मतलब एक्स लिमिटेड का एक ही पैन है, उसके पैन से रिलेटेड जितने भी जीएसटीएन है उनका कितना टर्नओवर है वो देखेंगे। और क्या क्या लेंगे उसमें, टैक्सेबल सप्लाई भी लेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई भी लेंगे, इंट्रास्टेट भी लेंगे और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लेंगे। तो हमने बोल दिया सप्लाई भले ही टैक्सेबल हो भले ही एग्जेम्प्ट हो, एग्जेम्प्ट में दोनों आ जाती हैं। जो आपके 5 प्रोडक्ट थे पेट्रोल डीजल वगैरह दारू वगैरह थी वो भी सब भी आ गया, प्लस आपके कोई भी जो एग्जेम्प्ट है एग्जेम्पशन चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, अगर कोई ऐसी सर्विसेज भी दे रहे हो या फिर कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, सब चीजों को इंक्लूड करके आपका कैलकुलेट होगा एग्रीगेट टर्नओवर। इवन मान लीजिए आप ऐसा 1 अप्रैल, ठीक है, और आपका 30 जून को आपका टर्नओवर कितना हो गया 20 लाख, तो आप लायबल टू रजिस्टर हो गए 30 जून से। तो इवन जो ये 20 लाख का टर्नओवर है ना वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। तो टर्नओवर बिफोर डेट बिकम लायबल टू रजिस्टर, आप 30 जून से लायबल हुए रजिस्टर होने के लिए, तो उससे पहले का टर्नओवर भी आपके टर्नओवर में कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इवन टर्नओवर रिलेटेड टू बिफोर बिकम लायबल टू रजिस्टर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। बट इसमें से एक्सक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड होगा कोई भी इनवर्ड सप्लाई है, उसमें भले ही हम आरसीएम में लायबिलिटी पे कर रहे हैं बट है तो इनवर्ड सप्लाई ना, वो टर्नओवर थोड़ी है, मैंने सेल थोड़ी किया, मैंने तो परचेज किया है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। कोई टैक्सेस हैं जो जीएसटी और सेस है, ठीक है, अगर जीएसटी और सेस के अलावा कोई टैक्सेस है तो वो बात अलग है, पर जीएसटी सेस वगैरह जो भी हैं जीएसटी के रिलेटेड कोई भी अगर टैक्सेस है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस है। अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस है तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या हुई, ऑल इंडिया लेवल पे आपका टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरस्टेट, इवन बिफोर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए उससे पहले का टर्नओवर भी आपका काउंट होगा। बट उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, आपने अगर कोई इनपुट सर्विसेज ली है जिसपे आरसीएम पे किया है तो भी वो इंक्लूड नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर में, कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे जीएसटी वाले। देन कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई, कौन सी वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, वो वाली सप्लाई आपके इसमें इंक्लूड नहीं होगी और एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपको किस रेट पे टैक्स पे करना है, अब आपके लिए आसान कैसे किया कंपोजिशन स्कीम में, तो कंपोजिशन स्कीम में ऐसा है कि अभी नॉर्मल आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी आपने सेल किया, मान लो आपने 1000 रुपए का सेल किया, फिर 2000 का सेल किया, फिर 5000 का सेल किया, 10,000 का सेल किया, इन सब पे आप 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, ये सारे इनवॉइसेस आपको सिस्टम में रिपोर्ट करने पड़ेंगे, आपको पूरा डिटेलिंग में पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो क्या करना, आपका जो टर्नओवर होगा ना पूरे महीने का या क्वार्टर का जो भी टर्नओवर होगा उस पर आप एक सर्टेन परसेंटेज लगा देना, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज लगा देना और उतना जो टैक्स आएगा वो पे कर देना। बट क्योंकि आपको गवर्नमेंट इतनी सहूलियत दे रही है तो आपको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए जाओगे तो आपके लिए गवर्नमेंट चीजें आसान कर रही है, तो अगर आसान करिए तो गवर्नमेंट ने बोला आपको अगर चीजें आसान चाहिए तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने जो इनपुट खरीदे हैं उस पर जो टैक्स पे कर दिया ना वो तो गया, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब जो भी आपने सेल किया उस सेल पे आपको सर्टेन परसेंटेज से, जो यहाँ पे नोटिफाई किया हुआ ना परसेंटेज, ये परसेंटेज से आपको टैक्स पे कर देना है। अब किस केस में कितना टैक्स पे करना है, अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी पे करना है ऑफ टर्नओवर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेंगे, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या होता है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो भी आपको कितना पे करना है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ठीक है, कौन से पे, टर्नओवर इन स्टेट एंड यूटी और स्टेट, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विसेज या गुड्स दे रहे हो, जैसे ये गुड्स दे रहे हो, जैसे ट्रेडिंग का आपका बिजनेस है, तो उस केस में आपका कितना टैक्स लगेगा, 0.5% एंड 0.5%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। और किस पे लगेगा, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन सर्विसेज। मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट में हम टोटल टर्नओवर पे 0.5%, 0.5% और 2.5% अपन टैक्स रेट लगा रहे थे, बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस आपका 0.5% लगेगा किस पे, टैक्सेबल सप्लाईज पे, ओनली टैक्सेबल सप्लाईज पे। ये ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट में टोटल पे लगता है बट ट्रेडिंग वगैरह में टैक्सेबल वाले पे ही लगता है।
अब टर्नओवर इन स्टेट और यूटी क्या होता है जिसके ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे, तो आपका टोटल आउटवर्ड सप्लाई ऑल इंडिया बेसिस पे कौन सा, टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएगा उसमें, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। बट उसमें क्या नहीं आएगा, अगर आपने कोई आरसीएम पे खरीदा है, आरसीएम पे इनपुट है ना, वो टर्नओवर थोड़ी है आपका, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई टैक्सेस है जीएसटी के वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट वगैरह वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जो पहले मैंने बोला था कि लायबल टू रजिस्टर होने से पहले का जो टर्नओवर था वो इंक्लूड किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में, तो वहां पे हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने का पर्पस क्या था कि हम देखना चाहते थे कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। तो भले वो रजिस्टर हो या नहीं हो, वो टर्नओवर तो मैटर करता है ना कि वो बिजनेस का उसका धंधा कितना है, तो उसके लिए हमने उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया था। बट यहां पे हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट करने के पर्पस से। जब मैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक मेरा टर्नओवर कितना था, 20 लाख, मैं रजिस्टर होने के लिए लायबल ही नहीं था, मतलब मेरा टर्नओवर ही इतना कम था कि मैं रजिस्टर होने के लिए लायबल ही नहीं था, तो मैं उस पर टैक्स क्यों पे करूंगा। तो ऐसे केस में जो टर्नओवर इन स्टेट एंड यूटी में जो यहां का जो टर्नओवर है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट, जब तक आप लायबल हो जाते हो रजिस्टर होने के लिए, तब तक का जो टर्नओवर है वो इंक्लूड होगा कब, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। कब करेंगे, हमें डिसाइड करना है कि कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें ये टर्नओवर भी इंक्लूड होगा। बट अगर आप टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड, उस केस में ये टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा टर्नओवर, बिफोर लायबल टू रजिस्ट्रेशन वाला। अब आप कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर तो सकते हो, पर उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम। तो बताया, देखो गुड्स कंपोजिशन स्कीम थी एक तो अपना, जिसमें रेस्टोरेंट सर्विसेज और गुड्स थे, और एक थी जो सेपरेटली 50 लाख वाली। तो दोनों के लिए ही ये कॉमन कंडीशंस है। देखो अगर तो आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन से होते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अगर ये वाले कोई भी गुड्स है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, अगर ऐसे गुड्स की अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करी, आपने सेल करी कौन सी, इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंट्रास्टेट कर सकते हो, आप खरीद सकते हो बाहर वाले स्टेट से, बट अब बाहर वाले स्टेट में अगर आप बेचोगे, विद इन स्टेट अगर आप बेचोगे, इंटरस्टेट बेचोगे, तो आपको एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन लेवी के लिए। अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ, मान लो आप रेस्टोरेंट हो, ठीक है, आप थ्रू ईसीओ सप्लाई करते हो, तो वो तो क्या है, नोटिफाइड सर्विसेज है, उस पर टीसीएस नहीं कटता। क्यों, क्योंकि उस पर तो टैक्स ही कौन पे करता है, ईसीओ पे करता है। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोई अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो थ्रू ईसीओ, तो ऐसे केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है। तो अगर ऐसा केस है, आप ईसीओ के थ्रू कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसपे टीसीएस कलेक्ट होता है, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो भी आप इस कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर आप ये जो नोटिफाइड गुड्स हैं, नीचे जो 8 नोटिफाइड गुड्स हैं, अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, देखो ट्रेडिंग में हो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इन गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर इन गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो ना, तो आप इसमें कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। कौन कौन सा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रोडक्ट्स, फ्लाई ऐश मतलब राख होती है ना, राख की अगर आप ब्रिक्स बना रहे हो या फिर उसका कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। आप कोई ईंटें बना रहे हो तो भी आप ऑप्ट नहीं कर सकते। बिल्डिंग के लिए आप कोई ईंटें या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स आते हैं ना, अगर वो आप बना रहे हो तो भी आप इस कंपोजिशन को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई टाइल्स बना रहे हो, भले ही धरती पे लगाने वाली, छत पे लगाने वाली, कोई भी अगर आप टाइल बना रहे हो, तो वो टाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला भी कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकता। फिर आइसक्रीम और अदर एडिबल आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम है या फिर अदर एडिबल आइस है, तो ऐसे केस में अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। देन अगर आप पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर कोई तंबाकू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या तंबाकू प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है, ऐसे कोई प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई एरेटेड बटर मतलब जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो 8 प्रोडक्ट हैं, अगर आप इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते।
अब जो गुड्स वाली स्कीम थी ना, 1.5 करोड़ और 75 लाख के थ्रेशोल्ड वाली स्कीम थी, उसमें एक और शर्त लगा दी कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। अब होता क्या है ना, मान लो मेरा गुड्स का काम है, ठीक है, बट साथ में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो बेचता ही हूँ, साथ में मैं क्या उसका इंस्टॉलेशन का सर्विसेज भी देता हूँ। मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो इंस्टॉलेशन भी करके आता है। तो अगर मैंने कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई, अब हालांकि तो मेरे को तो क्या बोला है कि मेरे को सिर्फ गुड्स देने हैं, बट अगर उसके साथ मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ तो फिर तो मैं कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हो, उसके लिए एक लिमिट दे दी कि आप अगर इतने लिमिट तक अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो ना गुड्स के साथ साथ, तो कोई बात नहीं, आप ये कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। क्या लिमिट क्या है कि अगर आप अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, देखो रेस्टोरेंट सर्विसेज तो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए कवर हो ही रहा है इस सेक्शन में, तो अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया उसमें इंस्टॉलेशन सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो अगर वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले साल आपका कितना टर्नओवर था इन स्टेट और यूटी में, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना आप सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। मान लो आपका लास्ट ईयर टर्नओवर था 80 लाख, ठीक है, और आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई 7 लाख की, ठीक है, और अब टर्नओवर का 10% कितना, 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 8 लाख रुपीज, तो आप 8 लाख रुपए तक सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। बट अगर जैसे ही आपने 8 लाख रुपए से ऊपर की सर्विसेज प्रोवाइड कराई, मतलब जो ये थ्रेशोल्ड दी गई है, इस थ्रेशोल्ड से अगर आपने ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। कौन सा वाला, 1.5 करोड़ और 75 लाख वाला, तो आपको 50 लाख वाले में आना पड़ेगा, और अगर 50 लाख वाले भी फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर आपको कंपोजिशन से बाहर होना पड़ेगा। तो क्या आपके लिए बोल दिया कि आप अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उसमें आप कितना प्रोवाइड करा सकते हो, या तो पिछले साल का आपका जो टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना आप प्रोवाइड कर सकते हो। बट इस वैल्यू में जो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट होता है जो कि एग्जेम्प्ट होता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो वैल्यू ऑफ सर्विस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट, लोन और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होता है किस पे, लोन, डिपॉजिट और एडवांस पे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा वैल्यू ऑफ सर्विसेज में, ठीक है। अब हो सकता है दोनों चीजें हो सकती हैं, आप या तो सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप दोनों ही ये कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। अब अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स वाला अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या रेस्टोरेंट वाला भी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 10% ऑफ द टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर इससे ज्यादा आपने प्रोवाइड किया तो आपको कॉम्पोजिशन से बाहर होना पड़ेगा, आप फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बट उतना आप प्रोवाइड कर सकते हो, फिर आप बराबर कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कोई भी जो कॉम्पोजिशन ऑप्ट करता है ना, उसको अपनी दुकान के सामने लिखना पड़ता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। अब जो मैंने बोला, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप जब गुड्स परचेज करते हो, मान लो 1 लाख रुपए का आपने परचेज किया, तो आप इस पे जीएसटी 18,000 ऐड करके आप 1,18,000 रुपए दुकानदार को पे करते हो, और दुकानदार वो 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करता है। अब जब अगर उसने कॉम्पोजिशन ऑप्ट किया है तो वो आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, वो आपसे कितना रुपए लेगा, सिर्फ 1 लाख रुपीज, और उस 1 लाख रुपीज को ही वो ले पाएगा। अब इस पे जो टैक्स बना, मान लो 0.5% था, 1% टैक्स था, तो जो 1,000 रुपीज है वो दुकानदार को अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अगर कॉम्पोजिशन ऑप्ट किया गया है, तो दुकानदार आपसे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स, वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी जेब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी ऊपर रेट दी गई है 5% या 1%, जो भी रेट दी गई है उस रेट से पे करना पड़ेगा। एक चीज अपन ने छोड़ दी कि जो सर्विसेज वाला केस होगा ना, 50 लाख वाला केस होगा, इसमें जो रेट रहेगी वो 3% प्लस 3% रहेगी, 6% रहेगी। उसमें जो रेट रहेगी इन केस ऑफ सर्विस कॉम्पोजिशन स्कीम,
रेट वुड बी 3% एंड 3%, 3% CGST और 3% SGST रहेगा सर्विस कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में, ठीक है, 50 लाख वाली स्कीम के केस में। अब आपको मेंशन करना पड़ेगा हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। जिसने भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया उसको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। अब ये मान लीजिए कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के 4 धंधे हैं, A, B, C, D। अगर इनमें से एक भी धंधा अगर इन एलिजिबल हो गया कंपोजिशन स्कीम से, मतलब ऊपर की कोई भी जो कंडीशंस दी हुई थी, अगर इन चारों में से कोई एक भी बिजनेस फेल हो गया एनी कंडीशन टू फुलफिल, तो सारे के सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। या तो कंपोजिशन सबको लेना पड़ेगा या कोई भी नहीं ले पाएगा। तो एक ही बंदे के जितने भी बिजनेस है या तो एक साथ कंपोजिशन लेंगे या फिर कोई भी कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर पाएगा। अगर एक भी कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाता है तो बाकी सब भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो सेम पेन पे जितने बिजनेस है ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर वन एलिजिबल ऑप्ट आउट देन ऑल इनएलिजिबल। अगर इवन एक ने भी वॉलंटरी भी ऑप्ट आउट कर लिया तो बाकी सबको भी ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस भी नहीं कर सकते, आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। देन आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बोला था, आपने जो इनपुट सर्विसेज पे, इनपुट गुड्स पे जो आपने टैक्स दिया है वो आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट चीजें आसान बना रही है, आपके लिए कम टैक्स कर रही है। तो ऐसे केस में आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। देन अगर आप एलिजिबल नहीं था कंपोजिशन के लिए बट आपने फिर भी कंपोजिशन अवेल कर लिया, ऐसे केस में आपको पेनल्टी प्लस टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 73 और 74, जो अपन बाद में जाके पढ़ेंगे 73 और 74 क्या होता है, ठीक है। तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कैसे कर सकते हो? देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप क्या कर सकते हो, जीएसटी REG 1 फॉर्म यूज होता है, तो उसके पार्ट बी में एक ऑप्शन होता है जहां पे आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर स्कीम, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो कि भैया मुझे कंपोजिशन टैक्स स्कीम में टैक्स पे करना है, तो आप वहां पे कर सकते हो। और वो एज ए इंटीमेशन माना जाएगा कि आपको जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तो उसमें लिखा आएगा कि भैया आप कंपोजिशन के लिए आपको ग्रांट कर दिया गया, ठीक है। देन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, मतलब मैं 2017-18 में रजिस्टर्ड पर्सन तो था बट रेगुलर था, नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह था, 2018-19 में भी मैं रेगुलर था, ठीक है। अब 2018-19 में मेरा टर्नओवर है मान लो 1 करोड़ रुपए। अब 2019-20 में मैं सोच रहा हूं कि मैं कंपोजिशन ऑप्ट कर लेता हूं, मेरा टर्नओवर तो वैसे भी 18-19 में 1.5 करोड़ से कम है तो मैं ऑप्ट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 2019-20 में मैं ऑप्ट करना चाहता हूं, मैं रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी हूं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन फाइल करना है इन फॉर्म CMP02 दैट आई वांट टू ऑप्ट दी स्कीम। बट ये स्कीम कब ऑप्ट कर पाओगे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले ये इंटीमेशन देना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे कि भैया मैं भी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, एंड उसके साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है ये अपन आईटीसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वहां पे रिलेवेंस ज्यादा रखता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो साल के शुरू होने से पहले पहले आप इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म CMP02 में फॉर ऑप्टिंग दी स्कीम। फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो, अगर आप उसकी कंडीशंस को मीट नहीं कर पाए, जो कंपोजिशन स्कीम की जो कंडीशंस हैं कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, या जो भी कंडीशंस हैं, अगर कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल टैक्स सिस्टम में जाना पड़ेगा, कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, और आपको ऐसा कोई भी जो इवेंट जिससे कि कंडीशन ब्रीच हो रही है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर्म CMP04 में कि मैं कंपोजिशन से बाहर जा रहा हूं। अगर आपने कोई कंडीशन तो ब्रीच नहीं करी बट आपका मन है कि मैं कंपोजिशन में नहीं, मुझे रेगुलर टैक्स पेयर ही बनना है, तो आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि भैया मुझे कंपोजिशन में नहीं रहना, मैं तो रेगुलरली टैक्स पे करूंगा। ऐसे केस में आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर, वो भी हम आईटीसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा वहां पे रिलेवेंस रखता है, ठीक है। तो अभी अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस किया एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, एक अपन ने डिस्कस किया कंपोजिशन लेवी का कॉन्सेप्ट। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आप करके देख लीजिएगा, सारे सोल्व हो जाने चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।